गुड आफ्टरनून। दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो है मापन मूल्यांकन को देखेंगे जो है, और इसमें हम पठन कौशल को भी शामिल करेंगे। इससे पहले वीडियो में आपको मालूम है कि हमने जो है भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ा, उसके बाद हम सूक्ष्म शिक्षण पढ़े। तो इन सब कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए जो है आपके इसमें जो है शैक्षिक मापन मूल्यांकन और हम जो है इसमें पठन कौशल को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है शैक्षिक मूल्यांकन और मापन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब देखिए मापन क्या है। तो मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या गुण को क्या किया जाता है, अंकात्मक मान दिए जाते हैं। क्योंकि मापन देखेंगे तो आप दो प्रकार का, एक गुणात्मक होता है, एक मात्रात्मक होता है। जैसे लंबाई चौड़ाई शरीर की बढ़ती घटती है तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये मात्रात्मक है। लेकिन किसका स्वभाव कितना कैसा है कैसा नहीं है, गुण दोष, तो ये सब चीज़ें क्या है, गुणात्मक है। तो इसीलिए कहा गया है कि मापन एक अंकात्मक जो है, इसको प्रतिशत के रूप में, अंकों के रूप में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम स्टीवेंसन की परिभाषा देखें तो वो कहते हैं कि मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की खाली प्रक्रिया है, ओनली बस। और मोड्रोक एवं ब्रैडफील्ड कहते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी घटना या वस्तु के विभिन्न गुणों को क्या किया जाता है, चिन्ह या अंक क्या किया जाता है, एक डिनोट कर दिया जाता है, प्रदान किया जाता है या ग्रेड दे दिया जाता है। अगर हम नेक्स्ट हेल्मस्टेडर की जो है परिभाषा देखें तो हेल्मस्टेडर कहते हैं कि मापन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित जो है विशेषता का आंकिक वर्णन किया जाता है। तो आप बार बार देख रहे हैं कि जो भी परिभाषा दे रहे हैं उसमें अंक का जरूर जिक्र कर रहे हैं, आंकिक का जरूर जिक्र कर रहे हैं। तो क्योंकि क्या होता है, मापन होता है। अगर हम ई पील की परिभाषा देखें तो ये पील कहते हैं कि मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह जो है समाज द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों को क्या कर सके, बखूबी निभा सके या पालन कर सके। अब जैसा मैंने बताया कि मापन के प्रकार की जगह हम चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें दो चीज़ें आएंगी आपके। एक मात्रात्मक आएगा जिसे हम भौतिक मेजरमेंट कहते हैं, फिजिकल मेजरमेंट कहते हैं, और एक अमूर्त होता है। मूर्त माने जो आपको दिखे, जिसको आप छू सकते हैं, और अमूर्त माने जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसका विचार कर सकते हैं, या फिर उसे गुणात्मक मापन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मापन दो प्रकार का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक का अन्य नाम भौतिक मापन है और गुणात्मक का अमूर्त मापन। अब देखिए मात्रात्मक में क्या है, जैसे लंबाई चौड़ाई वजन आदि, और अमूर्त में जो है किसी व्यक्ति वस्तु के बजाय किसी गुण को ही क्या किया जाता है, अंक प्रदान करके मापन कर दिया जाए। जैसे बुद्धि है, व्यक्तित्व है, या फिर मस्तिष्क के विकास का मापन। नेक्स्ट अगर हम देखिए मापक के तत्व की बात करें तो किसी भी चीज़ का एक एलिमेंट होता है जिन चीज़ों से वो मिलके बनता है। तो मुख्यतः तीन तत्व माने गए हैं। क्या क्या, मापन कर्ता होना चाहिए, मापन के चर होने चाहिए, और मापन की इकाई होनी चाहिए, यूनिट। जैसे मापनकर्ता में कोई व्यक्ति हो या मशीन के द्वारा मापा जा सके। मापन के चर में लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, ऊंचाई में हो, वजन में हो, है कि नहीं, इन सब चीज़ों में। और जो यूनिट हो वो किलोग्राम, लीटर या फिर MCQ। अब मापन के देखिए कार्य क्या क्या हैं, मापन से क्या क्या हो सकता है। तो मापन के द्वारा हम वर्गीकरण कर सकते हैं, निदान एवं उपचार कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, और अन्वेषण को कर सकते हैं। ये किसके द्वारा संभव है, मापन के द्वारा संभव है। अगर हम मापन के स्तर की चर्चा इसी में करें तो मापन के मुख्यतः 4 स्तर बताए गए हैं, जिनमें पहला नामिक मापन है, क्रमिक मापन है, अंतराल मापन है, आनुपातिक मापन है। अब नामिक अगर मापन की बात करें कि नामिक जो है मापन क्या होता है, तो यह मापन का सबसे हल्का स्तर होता है, चीपेस्ट। इसे कच्चा मापने भी कहते हैं, कच्चा मापने। इस मापन द्वारा हमें कुछ खास पता तो नहीं चलता। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि कक्षा के बालकों को 2 भागों में बांटना है, अनुपस्थित एवं अनुपस्थित, तो ये जनरली एक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट। अब देखिए क्रमिक मापन में क्या है, क्रमिक मापन में क्या है कि जब नाम के साथ साथ क्रम का भी उल्लेख हो जाए। जैसे मुगल वंश के शासनों की सूची, मुगल वंश के शासकों की सूची। पहले तो देखिए नाम मात्र का था नामिक मापन में, कि केवल जो है अनुपस्थित के आधार पर करते थे।
ठीक है, लेकिन अब उसके साथ साथ क्रम को भी जोड़ दिया जाए। अब अंतराल मापन में क्या है कि जब नाम क्रम के अलावा अंतराल करके मापन किया गया हो तो उसे अंतराल मापन कहते हैं। जैसे भारत में 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना। अब आनुपातिक मापन क्या है? तो ये आनुपातिक मापन जो है सबसे अच्छा मापन माना जाता है। इसमें मापन की कोई इकाई नहीं होती, दो वस्तुएं या गुणों का अनुपात बनाया जाता है। इसमें जो है ऊपर के तीनों मापन के अलावा परम शून्य होता है। जैसे भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से क्या किया? हराया। तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ठीक है। अब देखिए मापन की त्रुटियां क्या है। तो मापन की त्रुटियों की चर्चा करेंगे तो इसमें आकस्मिक त्रुटि हो सकती है, सार्वभौमिक त्रुटि हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, या फिर आंकड़ों के जो है रिलेटेड आंकड़ों से संबंधित त्रुटि हो सकती है। तो ये था मापन। अब इसी लगे हाथ हम मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ मूल्यांकन? मूल्यांकन क्या है? एवल्यूएशन क्या है? तो मापन हमें यह बताता है कि कोई वस्तु गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से कितनी संख्या में क्या है? मौजूद है। लेकिन यह पता लगाना कि मौजूद संख्या ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त है या नहीं, यह मूल्यांकन कहलाता है। वस्तु कितनी संख्या में है यह तो मापन है, लेकिन वस्तु के गुण दोष की विवेचना करना जो है मूल्यांकन कहलाता है। अब हम मूल्यांकन की अगर प्रमुख परिभाषा देखें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, तो दांडेकर कहते हैं कि बालक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है यह जानने की प्रक्रिया ही क्या है? मूल्यांकन है। कोठारी कमीशन क्या कहता है कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का क्या है? अभिन्न अंग है, जो शारीरिक उद्देश्यों की प्राप्ति से जो है क्या करता है? घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। गुड की बेहतरीन परिभाषा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु का सही क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है और अधिगम अनुभव किस सीमा तक पहुंचाया गया है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति जो है कहाँ तक हुई है। ये सब चीज़ें इसमें आप देखेंगे तो ये आपका त्रिकोण है एनसीईआरटी का, जो परिभाषा के अकॉर्डिंग ही है कि शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव और मूल्यांकन विधि। इसे एनसीईआरटी का त्रिकोण कहते हैं मूल्यांकन का। अगर हम एक और परिभाषा ले लें क्विनिन एवं हन्ना की, तो वे कहते हैं कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तन से आंकड़ों का संकलन, उनकी व्याख्या ही क्या है? मूल्यांकन है। तो ये तो परिभाषा होगी मूल्यांकन की। अगर हम मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करें कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य तो निदान एवं उपचार का है, ज्ञान का विकास है, प्रमाण पत्र प्रदान करने से है, पाठ्यक्रम में सुधार से है, चयन से है, वर्गीकरण से है, निर्देशन से है, मानकों का निर्धारण से है, अधिगम के सिद्धांत से है। अगर मूल्यांकन के क्षेत्र की चर्चा करें तो मूल्यांकन के क्षेत्र को 4 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है। शिक्षण, प्रशासन, परामर्श, निर्देशन और भविष्यवाणी। ये आपके 4 जो है मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। शिक्षण में देखिए पाठ्यक्रम आता है, शिक्षण विधि आती है, शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षक है और शिक्षार्थी है। प्रशासन की जहाँ तक बात करें शैक्षिक नीति है, चयन है, परीक्षण है, वर्गीकरण है, प्रमाण पत्रों का वितरण है, शिक्षक की गुणवत्ता है, ठीक है। और परामर्श और निर्देशन में देखेंगे तो व्यवसाय चयन हेतु जो है क्षमता का उपयोग हेतु है, सही कैरियर निर्माण हेतु है। और भविष्यवाणी की बात करें तो भविष्य में क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाना इसके अंतर्गत शामिल है। अब अगर कहा जाए कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए, तो देखिए पहली बात की वैधता होनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए, व्यावहारिकता, नित्यव्ययिता, विभेदीकरण। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अच्छे परीक्षण के से क्या विशेषताएं नहीं होनी चाहिए, 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, तो ऐसे दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वैधता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो है 7 लगभग इसके एलिमेंट थे। तो वैधता का मतलब होता है उसी उद्देश्य को पूरा करे जिसके लिए वो क्या हो, बनाया गया हो परीक्षण, वो इंस्ट्रूमेंट उसी उद्देश्य को पूरा करे, ऐसा नहीं कि दूसरे को। विश्वसनीयता की बात क्या है कि समान परिस्थिति में समान क्या दे, परिणाम दे।
व्यापकता का मतलब होता है सभी पक्षों का क्या करे, मूल्यांकन करे। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है निष्पक्ष होना अर्थात पक्षपाती न होना। और व्यावहारिकता की बात करें तो वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करने हेतु। मितव्ययिता की बात करें तो मितव्ययिता का मतलब होता है कि कम खर्च करना अर्थात परीक्षण ज़्यादा खर्चीला न हो। ये अच्छे मूल्यांकन की ये सब क्या होती हैं, विशेषताएं होनी चाहिए। और एक है लास्ट विभेदकता या विभेदीकरण जो होता है, इसमें ये कहा गया है कि एक परीक्षण को अलग अलग मानसिक स्तर के लोगों पर आजमाया जाए तो परिणाम भी अलग अलग आने चाहिए, अर्थात यह परीक्षण की अंतर की क्षमता है, इसे विभेदकता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो वैसे तो मूल्यांकन के कई भागों में जो है इसको बांटा गया है, लेकिन हम कुछ प्रमुख जो है भागों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला अगर हम देखें इसमें तो पहला है अवधि के आधार पर किया गया मूल्यांकन। तो विद्वानों ने अवधि के आधार पर दो प्रकार के मूल्यांकन को क्या किया है, माना है। अगर अवधि की बात करें, एक योगात्मक है, दूसरा है रचनात्मक। योगात्मक देखेंगे तो इससे हमारा मतलब जो है वर्ष के अंत में जो है लिया गया कोई भी या किसी शैक्षिक सत्र के अंत में किया गया मूल्यांकन। ठीक है, और इसमें संपूर्ण विषय वस्तु शामिल होती है, अर्थात यह एक क्या है, व्यापक मूल्यांकन होता है, जहाँ विषय वस्तु के सभी भागों से प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसे योगात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में रखते हैं, जैसे वार्षिक परीक्षाएं वगैरह होती हैं। ठीक है, अगर हम रूपात्मक या रचनात्मक की बात करें तो एक ऐसा उद्देश्य है इस मूल्यांकन का कि विद्यार्थी को पास या फेल करना नहीं है, अपितु सुधार करना है। यह मूल्यांकन सीखने के दौरान ही किया जाता है, अर्थात इस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगम्य मूल्यांकन साथ साथ चलते रहते हैं और यह साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक होता है। जैसे बच्चों का देखेंगे यूनिट टेस्ट वगैरह है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। ठीक है, अब देखिए, अब हम मूल्यांकन के दो अन्य भागों को जो है अन्य भागों में से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, देखिए, एक मात्रात्मक है और दूसरा है गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब होता है अंक प्रदान करने से है, और गुणात्मक मतलब होता है कि अंक तो दिए जाते हैं लेकिन गुणवत्ता भी क्या होती है, इसमें महत्वपूर्ण होती है। अब हम मूल्यांकन के उपकरण की बात करेंगे तो मूल्यांकन के उपकरण में जो है देखेंगे कि मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है तथा दुनिया में मूल्यांकन हेतु कई तरह के उपकरण या यंत्र क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। आज हम इनमें ऐसे जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है इंस्ट्रूमेंट या उपकरण की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे अगर मूल्यांकन के उपकरण की हम बात करें तो पहला उपकरण है मौखिक परीक्षा से। आप किसी की व्यक्ति की परीक्षा जो है मौखिक रूप से लेकर के उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा से कर सकते हैं, इंटरव्यू या साक्षात्कार से कर सकते हैं, घटना वृत्त से कर सकते हैं, आत्मकथा से कर सकते हैं, डायरी से कर सकते हैं, जांच सूची से कर सकते हैं, अवलोकन से कर सकते हैं, या फिर निर्धारण मापनी से। निर्धारण मापनी के जनक फ्रांसिस गाल्टन है और अवलोकन मतलब बाहरी, अंदर से अवलोकन कर नहीं सकते हैं। तो ये 9 आपके जो है इसके उपकरण बताए गए हैं। अब देखिए मूल्यांकन की विशेषता क्या है। तो मूल्यांकन का अगर विशेषता आपसे पूछे तो कहेंगे कि यह एक सतत और व्यापक प्रक्रिया होती है और यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया, इसमें सुधार की गुंजाइश होती है, और यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, निदात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है, पृष्ठपोषण मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग होता है, और मूल्यांकन का एक क्या होता है, मानक होता है, कि स्टैंडर्ड होता है। अब हम पठन कौशल की बात करें। पठन कौशल का मतलब होता है पढ़ने की कौशल, स्किल। तो पठन कौशल को अगर हम देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है जिन पर हम विचार करेंगे। एक पठन है और दूसरा है कौशल। पठन का मतलब सीधे सीधे होता है किसी प्रिंट या मुद्रित सामग्री में प्रयुक्त अक्षरों एवं चिन्हों का अर्थ ग्रहण करना ही क्या है, पठन कहलाता है। कोई भी बुक है, कोई भी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। लेकिन कौशल क्या है, स्किल क्या है, किसी काम को बेहतर से बेहतर ढंग से करना ही कौशल है। अर्थात भली भांति मुद्रित या छपी सामग्री के शब्दों या अक्षरों चिन्हों का अर्थ ग्रहण करना ही क्या है, पठन कौशल है आपका। अब पठन कौशल 2 प्रकार का होता है। एक जो है मुखर होता है, स्वस्वर वाचन, एक मौन वाचन होता है। तो मुखर वाचन की बात करें तो इसमें जो है इस प्रकार के पठन में पढ़ने वाला दिए गए पाठ को बोल बोल कर पढ़ता है, और यह उन प्रकार के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो पठन की शुरुआत करते हैं छोटी कक्षाओं में, ताकि उनके उच्चारण से उनकी त्रुटियों को सुधारा जा सके। ठीक है, और लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सिर्फ छोटी कक्षाओं के लिए ही क्यों संपूर्ण रूप से बना है।
क्योंकि पठन के दौरान बड़े लोग भी बोल बोल कर पढ़ते हैं, जैसे पूजा पाठ के दौरान स्वस्वर पठन में ध्यान रखने योग्य बातें अब क्या हैं, हम इसको देखेंगे। देखिए, अगर आप स्वस्वर वाचन कर रहे हैं, बोल के पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, सही ध्वनि होनी चाहिए, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें, जहाँ जहाँ जैसा रुकना है, भाव भंगिमा के साथ उचित मुद्रा हो, स्वर माधुर्य हो, स्वाभाविकता हो, अंग संचालन हो, अर्थ प्रतीति हो। अब स्वस्वर के भेद की बात करें तो इसमें आदर्श वाचन आता है, अनुकरण वाचन आता है, वैयक्तिक पठन आता है। आदर्श वाचन क्या है कि इसमें शिक्षक खुद पढ़ता है और किसी भी पंक्ति को के उतार चढ़ाव, उच्चारण आदि को खुद समझाता है, सुनाता है, मतलब अपने आप को खुद वो क्या करता है, सम्मिलित करके जो है वह आदर्श जो है पठन करता है, और बच्चे उसका देख करके जो है क्या करते हैं, उदाहरण मान करके पढ़ते हैं उस पाठ को। अनुकरण में क्या है, इस प्रकार के पाठन में शिक्षक पहले खुद पढ़ता है तथा विद्यार्थी शिक्षक के साथ दोहराते हुए क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वैयक्तिक का मतलब पर्सनल होता है, तो आप नाम से ही देख रहे हैं, इस प्रकार के पठन में कोई एक व्यक्ति अकेले पढ़ता है, जैसे कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी विद्यार्थी को उठा करके अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक से जो है किसी अध्याय के कुछ गद्यांश पढ़वाना, ये वैयक्तिक पठन है। सामूहिक में जाहिर सी बात है कि पठन में कई विद्यार्थी समूह में पढ़ते हैं, जैसे शिक्षक के पढ़ाते समय संपूर्ण कक्षा का एक साथ पढ़ना। दूसरे प्रकार में हमने आपको बताया था कि मौन वाचन होता है, तो मौन वाचन में यही होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी पाठ्यवस्तु को बिना आवाज़ किए खुद चुपचाप पढ़ता है, तो उसे मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन के लाभ क्या होते हैं, जाहिर सी बात है कि थकान कम होगी, समय की बचत होगी, अवकाश का सदुपयोग होगा, केवल नेत्र और मस्तिष्क ही सक्रिय होते हैं, चिंतनशील पठन के लिए ये लाभदायक होता है, स्व अध्ययन में सहायक, एकाग्रचित्ता बनाने में सहायक। आप देखेंगे कि स्वस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन द्रुतगामी माने तीव्र गति से आप पढ़ सकते हैं, और वही बोल के पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। मौन पठन के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये गंभीर पठन एक होता है, द्रुत पठन। तो गंभीर में क्या होता है कि इस पठन के में जो है पाठक विषय वस्तु पर ध्यान देते हुए गंभीर भाव से पढ़ता है, अर्थात उसके हर दृष्टिकोण पे क्या करता है, वो नज़र रखता है या उसको समझता है। और द्रुत पठन में क्या होता है कि इसका उद्देश्य केवल आनंद या मनोरंजन है, मोटी मोटी बातें सरसरी निगाह से जिसको आप कहते हैं पढ़ने के लिए, वो द्रुत पठन है, जैसे चुटकुला आदि को पढ़ना। पठन के आधार, अब देखिए पठन के आधार की बात करें अगर हम, तो दो प्रकार का है, एक पठन मुद्रा होता है, भाव लय उतार चढ़ाव होता है, तो दो स्तंभ इनके हैं यही। पठन मुद्रा की बात करें तो इसके अंतर्गत पाठक के खड़े होने, ढंग, अंग संचालन आदि पर ध्यान दिया जाता है, और इसमें बात करें तो पाठक की भाव भंगिमा, उच्चारण, उतार चढ़ाव आदि का जो है ध्यान रखा जाता है। अब देखिए पठन कौशल के दोष क्या क्या हैं। दोष है, गुण है तो दोष भी होगा। तो कहा गया है कि पठन एक अत्यंत कौशलपूर्ण प्रक्रिया है तथा इसका सही ज्ञान न होने से इसके कई दोष आ जाते हैं, जैसे विराम का न ध्यान दे के पढ़ना, नाक के बल पढ़ना, कर्कश आवाज़ में पढ़ना, सर हिला के पढ़ना, अशुद्ध उच्चारण में पढ़ना, भाव विहीन होकर पढ़ना, सुर एवं ताल या लय का ध्यान न देना, और बिना समझे हुए पढ़ना। तो ये पठन कौशल के क्या होते हैं, दोष होते हैं। अब पठन कौशल की शिक्षण विधियों की चर्चा करें तो पठन कौशल को विद्यार्थियों में विकसित करने के लिए जो है व्याकरण जो विद्वान हैं कई विधियां अपनाए हैं, जिनमें से हम कुछ प्रमुख पे क्या करेंगे, नीचे को देखेंगे। जैसे एक वर्ण विधि है, क्या है वर्ण विधि, पठन कौशल की विधि में, इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ वर्णों को लिख करके खुद उसका सही उच्चारण करता है, और छात्र श्यामपट्ट पर या किताब में जो है छपी हुई चीज़ों को पहचानते हुए सही उच्चारण दोहराते हुए सबसे पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों का क्या करते हैं, उच्चारण सिखाया जाता है। ये वर्ण के अंतर्गत है। शब्द विधि में क्या है कि यह विधि शुरू से ही वर्णों पर क्या होती है, जोर न देकर शब्दों पर क्या होता है, जोर देती है, तथा शब्दों को सिखाकर उन्हीं शब्दों में आए वर्णों की सहायता से स्वर एवं व्यंजन का ज्ञान कराती है, तथा बाद में सामान्य समझ विकसित कर लेने के बाद मात्राओं आदि का ज्ञान कराया जाता है। और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें पूर्ण से अंश तथा ज्ञात से अज्ञात जैसे शिक्षण सूत्रों की क्या की जाती है, सहायता ली जाती है। आपको पता है कि शिक्षण सूत्र 11 होते हैं जिनमें ये प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य विधि देखिए,
वर्ण शब्द फिर वाक्य विधि हम पढ़ रहे हैं। तो वाक्य विधि में क्या होता है कि इसमें शिक्षक शिक्षण की शुरुआत ही वाक्य से करता है और बालक शिक्षक की सहायता से श्यामपर पर लिखे गए वाक्यों का अनुकरण करके क्या करता है, सीखता है और बाद में वाक्यों से शब्दों एवं शब्दों से वर्णों एवं व्यंजन एवं मात्राओं आदि का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि ज़्यादातर निचली कक्षाओं में कहानियों, कविताओं आदि के माध्यम से क्या होती है, प्रयोग में लाई जाती है। अब इसी में एक ध्वनि साम्य विधि है। अब ध्वनि विधि साम्य, ध्वनि का मतलब होता है जैसे जाहिर सी बात है उच्चारण या बोलने से है। तो इस विधि का उद्देश्य पठन कौशल में पढ़ने के अलावा ध्वनियों का भी ध्यान देना है। इसलिए इस विधि में समान ध्वनियों वाले शब्दों को एक साथ रखकर पढ़ाया जाता है। जैसे आप देखेंगे छोटे कक्षाओं में चल, कल, जल, फल, नल, जिनमें एक जैसी ध्वनि उत्पन्न हो। कविता विधि क्या है? तो कविता विधि है कि जो कि बच्चों में संगीत में स्वाभाविक क्या होती है, रुचि विकास करने की जो है इसमें क्षमता होती है या रुचि होती है। तो इस विधि में जो है कई बार पठन कौशल का विकास करने के लिए कविता विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें बच्चों को जो है या बालकों को कविताएं याद कराई जाती हैं और फिर कविता में आए शब्दों एवं वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। साहचर्य विधि देखिए क्या है। साहचर्य विधि में बालकों को वर्णों एवं अक्षरों आदि का बोध कराने के लिए, पढ़वाने के लिए इनके साथ साथ उन वस्तुओं को जोड़ दिया जाता है जो बालक जानता है या उनके दैनिक जीवन से क्या है, जुड़ा है। जैसे अ से आम, आ से आम, अ से अनार, ये सब मतलब अ को अनार से जोड़ दिया जाए और आ को आम से, तो ये साहचर्य विधि हो जाएगी। संयुक्त विधि क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त। तो इसमें कोई विधि संपूर्ण नहीं है, इसलिए जब पठन कौशल सिखाने के लिए ऊपर बताई गई 2 या 2 से अधिक विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाए तो संयुक्त विधि कहलाती है। माने कई विधियों को मर्ज करके जो विधि अपनाई जाए उसे संयुक्त विधि कहते हैं। अब पठन कौशल के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि उद्देश्य के बिना कोई भी चीज़ जो है संभव करना नहीं है। तो पहला तो वर्णों शब्दों आदि का ज्ञान है कराना, वर्णमाला की पहचान कराना है, पठन में उच्चारण की शुद्धता हो, धारा प्रवाह पढ़ने में सहायता मिले, पठन की गति में सुधार हो, पठन कौशल में आत्मविश्वास आना चाहिए, ध्वनि साम्य विकसित करना बच्चों में, अर्थ समझकर पढ़ना, विराम चिन्हों का ज्ञान और भाव भंगिमा, ये सब पठन कौशल के क्या हैं, उद्देश्य बतलाए गए हैं। तो ये था आपका क्या, पठन कौशल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डायट को देखेंगे कि डायट का पूरा नाम क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।